हेलो बच्चों। तो देखो आज हम 12th क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसका सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़े थे। ठीक है, और चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हम उसको सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे हमने उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बट आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ से। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है 11th क्लास में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास क्या है, मास। ठीक है, मान लो आपके पास ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इनके मासेस की वजह से एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और वो फोर्स कहाँ पे लगता है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को, जो लाइन ज्वाइन करती है दोनों के सेंटर को, उस लाइन के अलोंग क्या लगता है, फोर्स। मतलब किसकी वजह से लगता है, कुल मिला के दो मासेस की वजह से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। तो कूलॉम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास कोई भी दो चार्जेस होते हैं। ठीक है, वो चार्ज कैसे होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, तो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हो गए, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, कुछ ना कुछ दूरी है, और दोनों के बीच में देखो अभी तो क्या है, फ्री स्पेस एयर है। हम चाहे तो कुछ मीडियम भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों चार्ज का सिस्टम, अगर मैं इसको पानी में डिप कर दूं, पानी में अगर ले जाऊं इन दोनों को, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो उस केस में क्या है, दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस है मेरे पास, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। तो उस केस में ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और दोनों के दोनों किस में होंगे, रेस्ट में। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ हमें क्या बताता है, कोई भी दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस रेस्ट में होंगे, उस टाइम वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। देखो जैसे ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज हो गया Q1, ये पॉइंट चार्ज हो गया Q2। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हमने मान ली स्मॉल r। ठीक है, और दोनों के बीच में मीडियम प्रेजेंट कैसा मान लिया हमने, फ्री स्पेस। दोनों के बीच में मीडियम कैसा है, फ्री स्पेस। तो अब देखो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों कैसे है, सेम नेचर है। ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये प्लस Q1, ये प्लस Q2, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो देखो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा तो खुद से दूर धक्का मारेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये फोर्स। ठीक है, अब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इसको खुद से दूर धक्का मारेगा, रिपल्सिव फोर्स, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये फोर्स। ठीक है, तो इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F। तो यहां से क्या पता चलता है कि दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के अंदर। ठीक है, देखो बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। मतलब ये कैसा पेयर हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप पढ़ते हो ना, एक्शन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स ने हमें क्या बोला कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करूंगा तो Q1 Q2। ठीक है, दूसरा उसने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं बच्चे, तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आती है।
तो यहाँ पे सेम वैसे ये कांस्टेंट आएगा कि आपके पास कांस्टेंट हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, K क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, दूसरा ये K किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। कौन से मीडियम पे? दोनों जो पॉइंट चार्जेस है उनके बीच में जो मीडियम प्रेजेंट होगा उस मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब सॉरी, Q1 Q2 दो चार्जेस है, दोनों के बीच में मीडियम क्या है? फ्री स्पेस। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है उस पे डिपेंड करता है ये K। डिपेंड्स ऑन मीडियम। बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। इस K की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी यूनिट क्या होगी? सॉरी, देखो यहां से यूनिट, अगर K की यूनिट निकालोगे तो ये बाकी टर्म इधर जाएंगी R स्क्वायर न्यूमरेटर में, इधर आके Q1 Q2 किधर चला जाएगा? आपका डिनोमिनेटर में। तो ऊपर क्या रहेगा? फोर्स। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। R स्क्वायर भी इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 डिनोमिनेटर में जाएंगे और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। तो ये दोनों डिनोमिनेटर में जाएंगे तो कूलॉम इंटू कूलॉम क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास K की वैल्यू क्या आ गई? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें देखो आपके पास एक टर्म आ रही है ये एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या होता है? परमिटिविटी। किसकी? फ्री स्पेस की। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन यहां पे क्या लग गया? नोट। एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या है? नोट का मतलब क्या है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे फ्री स्पेस ना होके कोई मीडियम होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट दोनों चार्जेस के बीच में क्या है? फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नोट। तो ये बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है? आपके मीडियम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। तो मैं बोल सकता हूँ एप्सिलॉन नोट क्या है? बेसिकली ये प्रॉपर्टी है मीडियम की। ये क्या करता है? देखो, परमिट का मतलब तो क्या करता है? अलाउ करना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एप्सिलॉन नोट है मीडियम की परमिटिविटी है। तो मतलब कोई भी यहाँ पे जो मीडियम होगा प्रेजेंट, वो अपनी फील्ड को अलाउ करेगा। ठीक है, कि तू जा और दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको डिक्रीज कर, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो परमिटिविटी बेसिकली क्या करता है? ये किसी एक मटेरियल की या मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो दोनों चार्जेस के बीच में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है? अपनी फील्ड को अलाउ करता है। किसके लिए? दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको इफेक्ट करने के लिए। उसको क्या करता है? वो डिक्रीज करता है। ठीक है, सॉरी। अब देखो इस एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट क्या होगी? इसका जस्ट अपोजिट, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्स। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये जो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। Therefore F is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। तो ये क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ये कब है? जब दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस है। तो आप बोल भी सकते हो इस फोर्स को यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हो अगर चाहो तो,
ये कब है? इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने अभी एक चीज बोली थी, इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का। कब? जब दोनों पॉइंट चार्जेस कहां पे होंगे? रेस्ट में। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि दोनों पॉइंट, दो चार्जेस होंगे, वो दोनों कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, तभी ये आपका कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस होंगे तभी। दूसरा क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, पॉइंट चार्जेस के साथ साथ, अच्छा एक चीज, पॉइंट चार्ज क्या होंगे? पॉइंट चार्ज बेसिकली क्या होता है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस का जो साइज होगा वो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, और दूसरा, दोनों के दोनों चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के साथ साथ क्या होंगे? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है? रेस्ट में। ठीक है, अगर दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहे हो या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, एक्सेलरेटेड मोशन हो, कैसा भी हो, तभी आपका कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो दूसरा मैं लेता हूं, अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम प्रेजेंट हो, ये मेरा चार्ज क्या मान लू? Q1, ये चार्ज क्या हो गया आपका? Q2, और बोल दिया दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम प्रेजेंट है, ये क्या रखा आपका? मीडियम। दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना मान लिया? R। ठीक है, तो फिर से देखो, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो Q1 Q2 फोर्स लग रहा है, ये फोर्स F, ये हमेशा कहां पे लगेगा? दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग ही लगेगा। ये ऐसा नहीं कि आप रेंडमली किधर भी लगा दोगे, ऐसा नहीं, दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग क्या लगेगा? ये फोर्स लगेगा। इसीलिए हम इस फोर्स को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। क्यों बोलते हैं सेंट्रल फोर्स? क्योंकि दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के अलोंग क्या लगता है? ये फोर्स लगता है। तो ऐसे यहाँ पे फोर्स लगेगा, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो मैं देखो मान लेता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, एफ नोट क्या था फ्री स्पेस में? एफ एम क्या है? फोर्स इन मीडियम। तो यहां से देखो एफ एम क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नोट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट यहाँ पे एप्सिलॉन एम क्या आपका? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देता हूं। ठीक है, उसके बाद देखो हम एक बार रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे हम ये आपको बताऊंगा मैं कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है फ्री स्पेस में ज्यादा होता है या फिर आपके पास जो मीडियम प्रेजेंट होगा उस केस में आपके पास फोर्स ज्यादा आएगा। किस केस में ज्यादा आएगा वो हम देखेंगे। उसके लिए देखो पहले रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को मैं किससे डिनोट करूंगा? एप्सिलॉन आर से। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी को किससे डिनोट करूंगा? एप्सिलॉन आर से। ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब किसका रेशियो होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये बेसिकली क्या है हमारा? रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोलते हैं। जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो किसके इक्वल होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? के से। ठीक है, तो देखो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को क्या रख सकता हूं मैं, किसके इक्वल है, के के। ऑल्सो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये एप्सिलॉन एम की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में यहां पे पुट कर सकता हूं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपका एफ एन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम के प्लेस पे क्या रखूंगा, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो आपके पास इतना इतना टर्म है, इस के को छोड़ के बाकी की टर्म देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से मैच हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नॉट लिख सकता हूँ। तो देखो मैं वही करूंगा, दिस एम्प्लाइज एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो यहां से देखो आपका एफ नॉट क्या हो गया, के एफ एम, मतलब जो फ्री स्पेस में फोर्स है वो मीडियम में जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसका कितने टाइम्स होता है, के टाइम्स। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी सॉरी। और परमिटिविटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, बेसिकली एक मीडियम या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो खुद की फील्ड को अलाउ करता है, किसके लिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको डिक्रीज करे, ठीक है। तो देखो फ्री स्पेस के केस में ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फ्री स्पेस के लिए जो आपकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल्स टू 1, फ्री स्पेस के लिए कितना होगा, 1, ठीक है, अलाउ करेगा। और उसके अलावा फ्री स्पेस के अलावा या वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम ले लो आप, कुछ भी मीडियम उठा लो, ठीक है, उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी, 1 से हमेशा बड़ी होगी। कोई भी मीडियम ले लो, वाटर के लिए फॉर एग्जांपल कितना होता है, के की वैल्यू 80, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो फ्री स्पेस या वैक्यूम है उसके लिए आपका जो के या एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी, ठीक। और जो आपके पास जब मीडियम आएगा, कुछ भी मीडियम हो, उस केस में आपके पास के की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। फॉर एनी मीडियम के इज ग्रेटर देन 1, किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, 1 से ज्यादा, मतलब के इज ग्रेटर देन 1। तो देखो यहां पे हमारे पास मीडियम प्रेजेंट है, तो मतलब के किससे बड़ा होगा, एज के इज ग्रेटर देन 1। जब के 1 से ज्यादा है तो उस केस में देखो मेरा एफ नॉट एफ एम से बड़ा होगा, क्योंकि एफ नॉट है वो के टाइम्स क्या है, एफ एम। फॉर एग्जाम्पल मान लो समझने के लिए के की वैल्यू मैं मान लेता हूं 3, तो मेरा जो फ्री स्पेस में फोर्स है वो मीडियम का कितना है, 3 गुना। फ्री स्पेस में जो फोर्स है वो मीडियम के फोर्स का 3 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एफ नॉट है वो एफ एम से बड़ा हो गया। दिस एम्प्लाइज एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एम, ठीक है। दूसरा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, के इज इक्वल टू 1, मतलब के इज इक्वल टू 1 किसके केस में, फ्री स्पेस के केस में, ठीक है। तो फ्री स्पेस के केस में के इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस केस में एफ नॉट एफ एम होगा, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्री स्पेस में जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था आपके पास, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम। उसके बाद देखो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट्स के बारे में, चार्ज की यूनिट। आप लोगों को पता है यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलॉम होती है। सीरियस यूनिट क्या होती है चार्ज की, स्ट्रेट कूलॉम। यूनिट्स ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलॉम, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी से। सीजीएस यूनिट क्या होगी किसकी, चार्ज की, स्ट्रेट कूलॉम।
या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसको क्या बोलते हैं, ईएसयू भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये आपकी एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। यहां से अगर मान लो मेरे को बोल दे कि 1 कूलम को डिफाइन करो, तो देखो 1 कूलम को मैं कैसे डिफाइन करूंगा। मान लो मेरे पास ये कोई भी, देखो ये हमें पता है, एज वी नो दैट F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर मान लो Q1 Q2 कितना हो जाए मेरे पास 1 कूलम, और R क्या होता है, दोनों चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है। R को कितना बोल दूं मैं, 1 मीटर। और किस में रखे हैं ये, फ्री स्पेस में। ठीक है, तो उस केस में देखो ये भी 1, ये भी 1, तो आपका F कितना बच जाएगा, दिस एम्प्लाइज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी थी अभी, क्या था, 9 × 10⁹। फोर्स है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो देखो फोर्स कितना आ गया आपके पास, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो देखो यहां से क्या पता लग रहा है, अगर आपके दोनों चार्जेस कितने हो, 1 कूलम हो, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर, और कहां पे रखे हो, फ्री स्पेस में, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो देखो यहां से मैं 1 कूलम को डिफाइन करता हूं। ये चार्ज ले लिया 1 कूलम, ये भी कितना ले लिया, 1 कूलम। दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली मैंने, R। यही बोल रहे हैं, दोनों चार्ज 1 कूलम, दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली, 1 मीटर। R की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। फ्री स्पेस में रखें, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा 9 × 10⁹ अब एक बात देखो, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है, प्लस प्लस है, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो किधर लगेगा, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग। तो देखो एक फोर्स इधर लगेगा आपका 9 × 10⁹ न्यूटन रिपल्सिव, और एक इधर लगेगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन। देखो 1 कूलम को यहां से हम डिफाइन करते हैं, 2 आइडेंटिकल चार्जेस आर सेड टू बी 1 कूलम इफ दे रिपेल ईच अदर। दोनों रिपेल कर रहे हैं ना, इफ दे रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन फ्री स्पेस। ठीक है, फिर से सुन लो, 1 कूलम क्या है, 2 equal and identical charges are said to be 1 coulomb if they repel each other by a force of 9 × 10⁹ Newton when they are placed at a distance of 1 meter in free space। तो ये क्या होगा, यहाँ से आपका कूलम, 1 कूलम को डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपके पास कूलम्स लॉ। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म हमें क्या बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन को भी बताएगा। ठीक है, जो ये फोर्स है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज। देन आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक होगा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटी है, उस क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और देखो ये चीज जो मैंने आज आपको करवाई है, जो पीछे भी करवाई है और जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा, उन सभी के अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको मैसेज करना होगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है।